कि ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने कॉपर की बोतल में पानी डाला और तुरंत पी लिया। जी। प्रकृति वाला पुरुष अगर शिलाजीत का सेवन कर रहा है, उसको एसिडिटी ऑलरेडी होती है, गैस तेजाब की तकलीफ ऑलरेडी होती है, तो उसको उस तकलीफ को वो और बढ़ा सकती है। आपको खाना पीना लगे तो सबसे पहले अपनी पाचक अग्नि, अपनी डाइजेशन का ध्यान रखें आप। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद। यदि हम बातचीत करें आयुर्वेद से तो बहुत कुछ जो बीमारियां हैं काफी लंबे कालखंड से उनका निस्तारण आयुर्वेद के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ता गया उसके साथ कुछ भ्रांतियां भी जुड़ने लगी। उन भ्रांतियों के निस्तारण हेतु आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सचिन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो आज जो भ्रांतियां जो जुड़ी हुई हैं आयुर्वेद के साथ, उन भ्रांतियों के निराकरण के लिए हम व्यापक तौर पर एक चर्चा करेंगे और जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ये भ्रांतियां कहाँ तक ठीक हैं या पूर्णतः ही भ्रांतियां हैं। तो इस चीज पर बातचीत करने वाले हैं हम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि आयुर्वेद क्या है, क्या ये कोई पुरानी पद्धति तो नहीं है। और अक्सर बात की जाती है कि भाई आयुर्वेद काफी स्लो वर्किंग करता है, तो इसलिए हम देखते हैं आजकल लोगों का विश्वास आयुर्वेद की अपेक्षा एलोपैथी पे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा इस विषय में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को सुने। ठीक है, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और फिर चलो अब बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद जैसे कि इस शब्द में ही जुड़ा है, आयु और वेद, जीवन का ज्ञान है, ये जीवन जीने की कला है। जी। तो जो जीवन है हमारा, उसे मानसिक, शारीरिक और हर तरह के पहलू अगर देखे जाएं तो उस तरह से स्वस्थ रहना है जो, वो हमें सिखाता है आयुर्वेद। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम बातचीत करें कि आयुर्वेद एक स्लो, एक धीमी प्रक्रिया है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद की जो दवाई है वो काफ़ी लंबे समय बाद काम करती है, इसलिए लोग तत्कालिक तौर पे अपना मतलब एक औषधि से मतलब लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये कहाँ तक वाजिब है ये बात, और ये कहाँ तक सत्यता है कि जो आयुर्वेद है वो बेहद स्लो काम करता है? देखिए, मेरा मानना है कि आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता, आयुर्वेद काफ़ी अच्छा काम करता है। देखा जाए तो अगर जो हम पहले के समय में काम करता था आयुर्वेद, वो भी तो आयुर्वेद ही था। अब जो है आयुर्वेद, उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया ही नहीं जा रहा, उसे उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसीलिए वो स्लो काम कर रहा है। जी जी। वो स्लो काम करना तो केवल एक बहाना दे दिया गया है उन डॉक्टर्स को जिन्हें आयुर्वेद प्रैक्टिस करना नहीं आता, जो अच्छे से आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करते। जी। आयुर्वेद बिल्कुल भी स्लो नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें तुरंत आयुर्वेद काम करता है, सभी बीमारियों में तुरंत आयुर्वेद काम करता है, अगर आपको बीमारियों का सही कारण पता चल जाए और आप उस कारण पे काम करो। क्या मतलब ये बात संभव है कि जो हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं उनका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर, कुछ तो ऐसी होती हैं जिनका तत्कालिक तौर पे, जैसे सिर दर्द है तो उसमें हम यदि एलोपैथी की दवाई लेते हैं तो तत्काल तौर पे हमें लाभ मिलता है, लेकिन ये जो तत्परता है ये चीज़ लोग आयुर्वेद के अंदर नहीं देखते। क्या कुछ ऐसी औषधि है जी उसके माध्यम से ये चीज़ संभव हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, काफ़ी सारी औषधियाँ हैं जिनसे तत्कालिक प्रभाव मिलते हैं, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप उस बीमारियों का कारण जान पा रहे हैं, उस बीमारी को समझ पा रहे हैं और जो बीमार व्यक्ति है उसको समझ पा रहे हैं, तो आप हर बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे और इस चर्चा को आगे लेकर जाएँगे। और हमारा आज प्रयास रहेगा कि एक आयुर्वेद, क्योंकि हमारी एक प्राचीनतम 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इस पद्धति में जो भी एक प्रकार से विसंगतियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं या किस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, उन पर समुचे तौर पे अपनी दृष्टि डाली जाए और उनके निराकरण के लिए एक सशक्त और सार्थक प्रयास किया जाए। तो आगे ही इस क्रम में आगे बढ़ते हैं हम डॉक्टर साहब, और हम बातचीत करना चाहेंगे कि अक्सर लोगों के मन में यह भी धारणा है कि भाई जो आयुर्वेद की जो दवाई है, जो आयुर्वेद की दवाई होती हैं कि उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो अक्सर लोग लेते हैं भाई यार आयुर्वेदिक तो है, कोई दुष्प्रभाव तो है नहीं है इसका, तो चलो ले लेते हैं। लेकिन इस बात को भी आप स्पष्ट कीजिए, क्या आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव होता? जी, आयुर्वेद का भी दुष्प्रभाव हो सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ ना करें, तो सही तरीके से उपयोग में ना लाएँ तो। आयुर्वेद में लिखा है किसी भी चीज़ का अयोग, अत्यायोग, अतियोग और मिथ्यायोग हम करते हैं तो उसके हमें दुष्प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। अयोग जैसा कि हम आयुर्वेदिक दवाइयों को यूज़ ना करें, हम बीमार रहें, तो हम बीमार रह जाएँगे। और अतियोग अगर हम दवाइयों का ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी बीमारी में यूज़ करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोविड आया था पिछले कुछ जी, साल जी। पहले, तो लोगों ने आँख बंद करके गिलोय का काढ़ा पिया है। हुँ, हुँ। पर काढ़ा पीने की एक सीमा होती है, एक उसकी क्वांटिटी होती है, जी। कि मात्रा होती है कि हमें इतना ही काढ़ा पीना है एक समय में। और लोगों ने उतना नहीं पिया, उससे ज़्यादा पिया है, उन्हें लगा कि ठीक हो जाएँगे। तो लोगों को उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। जी, जी, जी। ठीक है? हुँ, तो हुँ। किसी भी चीज़ का अयोग, अत्यायोग और मिथ्यायोग जो है उससे बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, उससे दुष्प्रभाव आ सकते हैं। जी, इसलिए किसी भी दवाई को आप यूज़ करते हैं, औषधि को यूज़ करते हैं, तो अपने नज़दीकी वैद्य से बात करें, कितनी उसकी मात्रा आपको लेनी है। हर किसी दवाई की मात्रा, औषधि की मात्रा पर्सन टू पर्सन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाती है। तो हमेशा एक वैद्य से बात करें ऐसा करने से पहले। तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कुछ अपनी तरफ से ही लोगों का एक आयुर्वेद का एक अच्छा खासा विज्ञान लोगों ने तैयार कर लिया, जो स्वयंभू वैद्य बन चुके हैं। और वो कहते हैं जैसे मतलब तुलसी की है, भई हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता ज़रूर लें और जैसे हल्दी में दूध डाल के पिएँ। मतलब या इसमें जोड़ दें कि दादी जी के नुस्खे। लोग आजकल आयुर्वेद को इस दृष्टिकोण से भी देखने लगे। तो ये बात कहाँ तक आपको कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है पर पूर्णतः तो ठीक नहीं है ये बात। जी। क्योंकि जो दादी माँ के नुस्खे हैं केवल वहाँ तक सीमित नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद बहुत विशाल है, बहुत महान है। अगर आप देखा जाए तो कैंसर जैसी बीमारियों के भी जो हम कैंसर को कम कर रहे हैं, कैंसर को ठीक कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेद से जी, मुमकिन हो पा रहा है। जी, जी। तो केवल दादी माँ के नुस्खे तक आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद काफ़ी महान है, काफ़ी विशाल है, काफ़ी फैला हुआ है, व्यापक है काफ़ी। जी, जी। तो जैसे ये कुछ आम सा प्रचलन है, जैसे एक हमारी होम रेमेडीज़ ही कर लेते हैं। हल्दी का दूध पीने लग जाते हैं मतलब चोट में। तो जो मतलब हमारी एक परंपरागत तरीके से जो कुछ चीज़ चली आ रही हैं, तो ये कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक ये ठीक आपको नज़र आती है? जैसे अक्सर तुलसी का चाय के अंदर डाल लेते हैं। तो मतलब क्या उसमें औषधि के गुण ही रहते हैं या मतलब वो अपना स्वरूप बदल लेती है? देखिए किसी भी औषधि को, किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ लंबे समय तक लगातार प्रयोग में लाते हैं, तो वो जी, साथ में हो जाती है हमारे शरीर को। तो जी। उसके इफ़ेक्ट आने, प्रभाव आने हमारे शरीर पर कम हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को लगातार हमेशा प्रयोग नहीं करना है। किसी भी चीज़ का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, अपने टेस्ट के लिए कर रहे हैं प्रयोग, तो भी उसे कुछ दिन करके, कुछ दिन गैप देके फिर से शुरू कर सकते हैं। हुँ, हुँ। परंतु लगातार किसी भी चीज़ का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करना। तो एक बात तो और आती है डॉक्टर साहब अक्सर देखते हैं घरों में भी कि कहीं से कुछ जानकारी आ गई कि भई ताम्र जल पीना चाहिए और उसको जग को मतलब एक सीमा के अंदर ना रह के नियमित चलता रहता है वो काम और बहुत सारे तो मतलब बोतल भरी और पी लिया। तो कोई उसमें जैसे कुछ घंटों की कुछ अवधि होती है भई ताकि जो ताम्र के अंदर मतलब जल उसके अंदर रहे तो उसके कुछ गुण उसके अंदर चले जाएँ, कॉपर चला जाए। लेकिन लोग एक रिवाज बना लिया भई मेरे पास तो कॉपर की बोतल है, ना तो उसमें निश्चित घंटे पूरे करते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा चर्चा कीजिए। देखिए, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने कॉपर की बोतल में पानी डाला और तुरंत पी लिया। जी, फिर उसके प्रभाव आने में कुछ समय लगता है, जी, ठीक है? तो इतना सेंसिटिव मेटल नहीं है वो कि एकदम से हमें उसके प्रभाव मिल जाएँ, जी, जी। ठीक है? और देखा जाए तो कॉपर की बोतल में पानी पीना सबके लिए सही नहीं है, जी। तो सबको नहीं पीना चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। तो यदि जो लोग पीते हैं या मतलब जिन लोगों ने सुना है उसके विषय में, तो उसके लिए कोई समय अवधि भी होगी भई आप इतने दिन तक पिएँ या मतलब लगातार आम प्रचलन में ही घर में जैसे पानी पी रहे हैं, तो मटके के स्थान पे उसको ही एक स्थायित्व तौर पे स्थापित कर लिया। तो उस विषय में बताइए थोड़ा भई नहीं अगर कोई पी रहा है तो कितने दिन तक पिए मतलब? तो ऐसा कुछ समय अवधि नहीं होती है कि जी। कितने समय तक पीने हैं। हुँ, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बदल जाती है, हुँ, हुँ, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति सेम नहीं है, उनके अंदर जो विकृति हैं, हुँ, हुँ। वो सेम नहीं है। प्रकृति बदलने से उनका साथ में बदलने से ये चीज़ें बदल जाती हैं, जी। ठीक है? तो एक बात और देखने को मिलती है कि जो आयुर्वेद की दवाई होती हैं और जो उसको लेने वाला है, क्या सभी की प्रकृतियाँ अलग-अलग होती हैं? या मतलब अक्सर मैं आपको बता दूँ थोड़ा मैं इस विषय को लेकर व्यापक चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे कुछ चीज़ों का विज्ञापन आ जाता है। आजकल काफ़ी चले हुए हैं, जिम से संदर्भित भी वो उत्पादन यूज़ किया जा सकते हैं वो प्रोडक्ट। जैसे शिलाजीत को ही हम मोटे तौर पे लें, तो उसका एक विज्ञापन आता है और उसका बिना हम अपनी प्रकृति जाने, उसका अंधानुसरण आजकल युवा कर रहे हैं। मतलब मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ में एक व्यापक तौर पे ज्ञान दें, ताकि लोग समझ सकें कि जैसे शिलाजीत होगी
या कुछ अन्य जो हमारी आंतरिक शक्ति को भी मजबूत करती है और बाहरी शक्ति को भी मजबूत करती हैं। लेकिन लोग सीधी एक लुभावने विज्ञापनों को देखकर उनका अंधा अनुसरण कर लेते हैं और उनको उपयोग करने लग जाते हैं। तो मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ा अपना व्यापकता से। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्यक्ति से व्यक्ति उनकी प्रकृति बदल जाती है, हुँ, उनका सत्व बदल जाता है, उनका ओज कम-ज़्यादा हो जाता है, बदल जाता है। तो ये सभी औषधियाँ जो भी हम एक जिम बिल्ड अच्छी करने के लिए या फिर हमारे जो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, वो ठीक नहीं है। शिलाजीत जैसी औषधि है बहुत ज़्यादा लाभकारी है, पर सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं होती। उससे लगभग माना गया है कि हर तरह की बीमारी को शिलाजीत से ठीक किया जा सकता है, पर उसका अनुपान, उसकी मात्रा, ये सबका ध्यान में रखा जाए तो। तो एक पित्त प्रकृति वाला पुरुष अगर शिलाजीत का सेवन कर रहा है, उसको एसिडिटी ऑलरेडी होती है, गैस तेजाब की तकलीफ ऑलरेडी होती है, तो उसको उस तकलीफ को वो और बढ़ा सकती है। नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात किए बिना उसका सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि ये दवाइयाँ बहुत बहुत अच्छी लाभकारी भी हैं, तो सबके लिए नहीं है, और अगर आपके लिए भी है तो उसका अनुपान, मात्रा दोनों बदल सकती हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब जैसे हमें पता लग जाता है यदि स्किन के मामले में मेरी ऑयली स्किन है या किसी की ड्राई स्किन है, तो प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है? भाई मेरी कौन-सी प्रकृति? जैसे वात प्रकृतियाँ तो 7 प्रकार की बताई गई हैं देखा जाए तो, पर मेनली हम अभी वात, पित्त और कफ 3 तरह से जो प्रकृतियाँ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि सभी तरह की प्रकृतियों के बारे में बात करना काफ़ी लंबा समय लेंगी वो सब बात करने में। तो वात के गुण होते हैं, वो रुक्षता लेकर आती है, तो ड्राई स्किन है तो आपकी प्रकृति वातज हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी प्रकृति पित्तज और कफज भी हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ त्वचा के माध्यम से हम प्रकृति को नहीं समझ सकते, हमें और भी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती है, तो प्रकृति का एनालिसिस उससे हो सकता है। मतलब मोटे तौर पर यदि हम देखें किसी को भी जानने का प्रयास करना हो ताकि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मतलब एक जिज्ञासा सहज मतलब स्थिति है कि भाई मेरी कौन सी प्रकृति है, क्योंकि हमारे चित्त के अंदर जो प्रकृति है हमें उसी चीज का ज्ञान नहीं है और हम औषधि का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल स्वयंभू डॉक्टर बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं, हर घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर अपने स्वयं बना बैठे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप उसके विषय में बताएँ कि अपनी प्रकृति को जाँचने का कोई मापन है? देखा जाए तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई है जी, प्रकृति परीक्षण के लिए। जी, उसका एक्सेस एक डॉक्टर के पास भी है, एक पेशेंट के पास भी है। जी, तो अगर आपको पूर्णतः एनालिसिस कराना है, हुँ, बहुत सारे माध्यम हैं, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप उस ऐप के थ्रू एनालिसिस करा सकते हैं। जी, अदरवाइज जो एक डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो आपके बोलने के तरीके, आपकी बॉडी की शेप, आपकी बॉडी का जो प्रकार है वो, और आपका हेयर टाइप, आपके स्किन टाइप, आपके दांतों को, आपकी जीभ को, आपकी नाड़ी को, ये सब देखकर समझ सकता है और फिर आपको बता सकता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है। जी, जी। तो जैसे कुछ ऐसे खतरनाक विकृतियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, जो वंशानुक्रम भी चलती हैं। आप मान लीजिए हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। क्या आयुर्वेद में इनके लिए भी कुछ उपचार हैं? हाँ जी, देखा जाए तो आयुर्वेद में इनके लिए भी उपचार हैं, पर अब आयुर्वेद हेपेटाइटिस को नहीं मानता है, जी, ठीक है। आयुर्वेद में हेपेटाइटिस के लिए शायद दूसरे शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है। यकृत शोथ हम उन्हें बोल सकते हैं, जी, जी। क्या तो बोल सकते हैं? यकृत शोथ, ठीक है। वैसे तो हम स्थानीय तौर पे हम काढ़ा पीलिया कुछ इस तरीके के हाँ, शब्द पीलिया, काला पीलिया तो एक काफी बेसिक सी टर्म है, एक आम जनमानस को समझाने के जी, लिए, जी। ठीक है। पर देखा जाए तो आयुर्वेद में इनके बारे में लिखा है। अब आयुर्वेद में हेपेटाइटिस नहीं लिखा, पर हेपेटाइटिस जैसी चीजें लिखी हैं, तो हम उसका इलाज उस तरीके से कर सकते हैं, जी, जी, जी। ठीक है। हाँ, तो बातचीत कर रहे हैं वैसे तो बहुत हद तक हमारे अंदर भी या बहुत सारे लोगों के अंदर जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो ये भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम एक प्रश्न करते हैं कि आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के कारण क्या आउटडेटेड हो गई है? या कुछ समय-समय के साथ ये एक नए अनुसंधान अपने अंदर समाहित करके एक मॉडर्न भी है? आयुर्वेद आयुर्वेदिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, आउटडेटेड, सॉरी। तो
आयुर्वेद में जो चीजें बहुत साल वर्ष पहले लिखी गई थी, हजारों वर्ष पहले जो लिखी गई थी, वो आज आधुनिक जो विज्ञान है उसमें रिसर्च कर रहा है, उन्हें उन बातों का आज समझ आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेद आउटडेटेड है? जी जी किसी भी तरह से आउटडेटेड नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, आप फॉलो कीजिए, आप समझ आएगा। काफी चीजें ऐसी हैं जो आज मॉडर्न साइंस हमें बता रही है, बट आयुर्वेद ने तो वो काफी वर्षों पहले ही बता दिया था। जी जी। तो क्या अनुसंधान कर रहे हैं आज हम पुनः उस जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, हम दोबारा से उसका अनुसंधान करके क्या आज भी वो औषधियाँ जैसे पहले धारावाहिकों में दिखाई जाती थी, या मतलब क्या आज भी इस तरीके की वनस्पतियाँ, इस प्रकार की औषधिक पौधे उपलब्ध हैं? हाँ, उपलब्ध हैं। हर तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं, पौधे हैं, जड़ी-बूटियाँ हुँ, हैं, वो उपलब्ध हैं, पर हर एक तरह की जड़ी-बूटी हर जगह नहीं मिल सकती। तो जैसे हिमालयाज़ में अलग तरह की, हिमालय पर्वत में अलग तरह की औषधियाँ उगती हैं, हुँ, और हुँ, वहीं हम साउथ ऑफ इंडिया में जाएँ, किसी और रीजन में जाएँ, इवन आयुर्वेद सिर्फ़ भारत के लिए नहीं लिखा गया है वो, ठीक है? वो पूरे विश्व के लिए लिखा गया है। तो विश्व के हर एक जगह पर अलग तरह की औषधियाँ उगती हैं, और हर एक औषधि जो अलग जगह उगती है उसके अपने गुण होते हैं, ठीक है? जी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहीं पे सारी औषधियाँ उगती हैं या जी, फिर एक जगह पे सब औषधियाँ नहीं मिलेंगी आपको। हुँ, तो विश्व के हर हिस्से में हर जगह अलग औषधियाँ मिलेंगी आपको, जी। जिनके गुण उन जो पर्टिकुलर जहाँ उगती हैं वो वहाँ पे बेहतर होती हैं। तो डॉक्टर साहब देखते हैं आजकल अधिकांश लोग एसिडिटी से बड़े परेशान हैं। तो ये जो एसिडिटी है, ये मतलब कैसे बनती है और क्या इसका मतलब है आपके स्तर पे बिना औषधि के यदि घरेलू तौर पे कोई उपचार हो, मतलब ऐसा वैधतापूर्ण उपचार हो? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बीमारी, एसिडिटी होना तो एक बीमारी का लक्षण है, जी, और बहुत छोटा लक्षण है, जी, ठीक है? देखा जाए तो उसे उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण 3 तरह से हो सकते हैं। जैसा मैं आयुर्वेद को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ आया कि किसी भी बीमारी के कारण उसके 3 तरह के कारण हो सकते हैं। सबसे पहला उसके शारीरिक कारण, जी, जिसके अंदर उसका खाना और पीना होता है, जी, और रहना-सहना होता है, ठीक है? आप खान-पीन आपका कैसा है? जी, आपकी फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं? आहार कैसा है आपका? और फिर आता है लाइफ़स्टाइल, आपका विहार कैसा है? आप दिन भर में कैसा क्या काम करते हैं? ठीक है? तो ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं। तीसरा जो मैं इसको कोरिलेट करता हूँ, वो हमारे मानसिक कारण इसके हो सकते हैं, किसी भी तरह का तनाव, हुँ, सोच-विचार अधिक करना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज़ें एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं। जी, जी, ठीक है? और इसका उपचार देखा जाए तो एसिडिटी तो एक ब्रॉड टर्म हमने बोल दी है। आयुर्वेद में वो और शब्दों से जाना जाता है, तो हुँ, हुँ, हमें उसका कारण देखना पड़ेगा कि वो एसिडिटी किस तरह की है। ठीक है? वो वात की वजह से हो रही है, पित्त की वजह से हो रही है, कफ की वजह से हो रही है। तो उस हिसाब से उसका हम उपचार करते हैं। तो अक्सर एसिडिटी के संदर्भ में भी काफ़ी मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी परंपरागत पद्धति होने के कारण कुछ चीज़ें लोग सीख लेते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं सीख पाते। जो कहते भी हैं अधूरा ज्ञान विनाश का कारण। तो जैसे कहते हैं कि भई जब एसिडिटी बनी हो तो भई कच्चा दूध पीने से उसका जो विपरीत है, उसका सेवन करने से उसका निराकरण हो जाता है। ये कहाँ तक ये वाजिब है ये? हाँ, ये सामान्य विशेष जो बताया गया है आयुर्वेद में, हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से ये ठीक है। जी, जैसे एसिडिटी में मोस्टली पित्त खराब होता है, पित्त बिगड़ता है हमारा। तो जी, पित्त को शमन करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए हमें जो वात कफज गुण वाली जो औषधियाँ हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए। जी, जी। पित्त में बेसिकली अम्ल रस होता है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कच्चा दूध पीने से, वो हुँ, मधुर रसात्मक होता है। तो हम मधुर रस का सेवन करेंगे तो अम्ल रस को बैलेंस कर देगा। जी, जी। ठीक है? इस तरह से वो काम करता है सर। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये ज्ञान का सिलसिले को लगातार जारी किए हुए हैं और विभिन्न विषयों पर हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, यदि आपका भी कोई आयुर्वेद से संदर्भित कोई प्रश्न हो या आपके जीवन से या आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कोई प्रश्न है, आप भी वो चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अगले एपिसोड में उनसे बातचीत कर सकें और उस पे गहन चिंतन और जैसा कि आपको पता है मंथन कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं कि जो आईबीएस को आयुर्वेद के माध्यम से मतलब जो ये विकृतियाँ उपचार के माध्यम से संभव है, इसका उपचार और इसका निस्तारण, निराकरण, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा? तो और आपके पास भी आप भी लगातार इस चीज़ में हो, तो आपने भी ऐसे किसी रोगी को ठीक किया हो, तो वो अपना अनुभव भी ज़रूर साझा करें। हाँ जी, तो
बात होती है आईबीएस की। आईबीएस में जो आधुनिक विज्ञानों से बोलता है इरिटेबल या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। आयुर्वेद को हम उसमें देखा जाए तो आयुर्वेद से हम उसे गृहिणी रोग से समझ सकते हैं। गृहिणी रोग के भी आगे प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। तो देखा जाए तो उसके आगे प्रकार हैं, तो हर प्रकार की जो गृहिणी रोग है उसके अंदर लक्षण अलग मिलेंगे। जी जी। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि उसे ठीक किया जा सकता है, उसका उपचार पूर्णतः संभव है आयुर्वेद से। जी मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, वैद हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। जी मैं अपनी प्रैक्टिस में भी काफ़ी पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। जी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, लगभग 21 साल की उम्र थी उसकी, लड़का था। और उसे इतना ज़्यादा आईबीएस हो चुका था कि, या फिर बोल सकते हैं कि उसे इतने ज़्यादा सिम्टम्स है उसके अंदर कि उसको लैट्रिन के रास्ते खून भी आता था। जी और वो इतना परेशान था, वो काफ़ी जगह से 4 सालों से ट्रीटमेंट ले रहा था अपना। पर उसने हमेशा, जब मैंने उससे पूछा तो उसने यही बोला कि जैसे ही मैं दवाई बंद कर देता हूँ, मुझे तकलीफ़ें फिर से बढ़ जाती हैं। हम्म, तो वो आया मेरे पास, तो मैंने उससे बात की, उसकी तकलीफ़ों को समझा, हम्म, उसके बारे में, उसकी बीमारी को समझा, उसे समझा। तो उसका इलाज शुरू किया। तो लगभग 4 महीने में उसका इलाज काफ़ी अच्छा हो गया है। अब वो बिना दवाइयों के भी पेशेंट ठीक है। उसके लिए हमने आहार उसका बदला है, विहार उसका बदला है। उसके मानसिक जो उसकी हेल्थ है, उसको हमने समझा, उसके बारे में उसे समझाया कुछ। जी जी तो हाँ, ऑफ कोर्स कि आहार विहार और हम मानसिक हेल्थ को ध्यान में रखा जाए तो ठीक है, काफ़ी हद तक ये ज़रूर 50% इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दवाइयाँ भी काम करेंगी। सिर्फ इन चीज़ों से हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर रोग है, रोग इतना बढ़ चुका है, तो दवाइयाँ और दवाइयों के साथ आपका आहार विहार और आपकी मानसिक हेल्थ, इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। तो बेहद खूबसूरत बात तो और काफ़ी तार्किक बात अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताई है और हम भी इसी बात को बेहद गंभीरता से आपके सामने प्रेषित करते हैं कि खाली औषधि ही सब कुछ नहीं होती, हमें औषधियों के साथ जो परहेज होते हैं, जो हमारा जीवन शैली होती है, उसमें भी सुधार करना चाहिए। यह भी एक कारक है और वो भी कारक है, तो इन सभी का समरूपता से यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो जब भी हर चीज़ का हर बीमारी का जो समाधान है वो संभव हो सकता है। तो हमें औषधि के साथ-साथ अक्सर जो फ्रेज बताए जाते हैं डॉक्टरों के माध्यम से, उनको भी बिल्कुल अपने जीवन में प्रबलता से धारण करना चाहिए, लागू करना चाहिए ताकि हमें एक बेहतर रिज़ल्ट अक्सर देखते हैं डॉक्टर साहब आजकल कि जो पाचन से संबंधित या कहते हैं आम तौर पे मोटी-मोटी भाषा में आपको मैं समझाऊँ कि लड़के को बहुत खाते-पिलाते हैं लेकिन कुछ लगता नहीं है। तो मतलब ये क्या कारण है? मतलब खाते पूरा हैं, लेकिन लगता कुछ नहीं है शरीर में। तो इसके पीछे का क्या कारण है? मैं वो जानना हाँ, हाँ, देखिए सबसे पहले तो कि आयुर्वेद जो मानता है कि सबसे पहले जब भी खाना खाया जाता है, जो भी आहार लिया जाता है, उसका पाचन होने के बाद रस धातु बनती है। रस धातु से रक्त धातु बनती है, रक्त धातु से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है और फिर ओज बनता है। तो जो आहार रस हम खाते हैं, आहार से खाते हैं, उससे जो रस धातु बनती है। तो जो आहार से रस धातु बनी, उसी के बाद तो मांस धातु सब बनेगा ना। जी, बिल्कुल। तो जब आहार से रस धातु ही अच्छी नहीं बनेगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका पोषण होगा आगे से। जी, जी। तो उसके पोषण के लिए आहार से रस धातु अच्छी बननी ज़रूरी है। और वो कब बनेगी? जब उसकी पाचक अग्नि अच्छी होगी, जब उसकी डाइजेस्ट करने की क्षमता अच्छी होगी। जी, जी। तो जब भी एक इंसान की, एक व्यक्ति की पाचन क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो उसे खाया पिया लग कैसे सकता है उसे? तो जब रस धातु अच्छी नहीं बनेगी, तो वो आगे उत्तरोत्तर धातुएँ हैं जो अच्छी नहीं बनेंगी, तो आवश्यक है कि वो नहीं ग्रो कर पाएगा, उसका शरीर नहीं बन पाएगा। जी, जी, जी। तो किसी भी, अगर आप चाहते हैं कि आपको खाना-पीना लगे, तो एक चीज़ और भी है कि कुछ मामलों में देखा जाए कि मतलब लोग जो पुरानी चीज़ों से जुड़े रहते हैं मतलब कि अपनी तरफ से कुछ दे दिया, तो मतलब ये खा लो, वो खा लो। तो जो स्वयंभू डॉक्टर होते हैं मतलब जो स्वयं चिकित्सक बन गए हैं बिना किसी जैसे घर में है, कहीं से कुछ सुना देखा, तो पहले तो आप उनके विषय में बताएँ कि उनको किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि अक्सर हमें सामना करना पड़ता है कि घर में हर व्यक्ति हमारे पुराने बुजुर्ग वो बता देते हैं। उनको बहुत हद तक बात सच भी होती है मतलब और लेकिन बहुत ऐसी सुनी-सुनाई बातें होती हैं बिना प्रकृति को जाने। तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा अपील हम आपसे कहेंगे कि किस प्रकार से एक सही मार्ग प्रशस्त हो सकता है? देखिए कि जो पुराने लोग, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि इसमें ये चीज़ कर लो, ये है तो ऐसा कर लो। हुँ, हुँ। काफ़ी हद तक वो ठीक भी थी। जी। और देखा जाए तो अब वो बुज़ुर्गों को उतना ज्ञान भी नहीं है, हुँ। हाँ, अब जो वाले नए बुज़ुर्गों को। नए बुजुर्ग हाँ, हैं। जो नए बुज़ुर्ग हैं।
जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो लोगों ने उस चीज़ को उतना धारण किया ही नहीं अपने जी, अंदर, जी, समाया ही नहीं। जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने उन चीज़ों को समझा था, उस जी, चीज़ को धारण किया था, तो वो उस चीज़ का सही सॉल्यूशन बता पाते थे जी, जी। और वो सॉल्यूशन काफ़ी हद तक तार्किक भी होता था। पर आज के जो नए बुजुर्ग हैं आजकल के, उन्हें उतना नहीं पता है। अगर आपके बड़े बुजुर्गों को पता है तो आप उनसे साझा कीजिए, अपने सब बात कीजिए, अपने इन सब जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं उनके बारे में। तो एक बात और देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्ञान की दृष्टि से भी और उपचार की भी दृष्टि से, सभी दृष्टि में, कि एक काफ़ी ये बातें फैलती हैं कि भाई जो आयुर्वेदिक औषधि हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होती। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, जो आयुर्वेदिक औषधि हैं कि वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगी? तो ये क्योंकि हम अक्सर देखते भी हैं घर में कुछ ऐसी चीज़ ले आए, कुछ ऐसी जड़ी बूटी ले आए तो उसको रख के रखते हैं, भाई ये तो खराब नहीं होगी। क्या औषधि का खराब होना भी एक समय व्यतीत तय करता है? हाँ जी, तो देखा जाए मतलब होता है, जी। कोई भी वस्तु है, यहाँ तो इंसान की भी एक्सपायरी डेट होती है, वो तो केवल औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। जी, जी। तो हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, जी, पर जब उसको बना दिया जाता है, जैसे कि आयुर्वेद ने बताया है, आसव और अरिष्ट जो होते हैं, वो जितने पुराने होते हैं, वो उतने अच्छे होते हैं। ठीक है? उन्हें बनाने का एक प्रोसेस है, वो उस तरीके से बनाए गए हैं कि वो जितने पुराने होंगे, अच्छे होंगे, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। जी, जी। ठीक है? तो उसके अलावा जितनी भी औषधियाँ हैं या फिर जितने भी चूर्ण हैं, स्वरस हैं, कल्क हैं, क्वाथ हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। आयुर्वेद ने उन्हें फ्रेश बनाने को बताया गया है, किसी पेशेंट को देने हैं तो उन्हें फ्रेश बना के देने हैं। और एक्सपायरी डेट हर चीज़ की होती है, चाहे कोई भी औषधि हो। अ, अगर एक्सपायरी डेट आप नहीं समझते तो वो आपके ऊपर वैसे भी कुछ समय बाद काम करना बंद कर देंगी। जी, जी। ठीक है? हुँ, तो इनर्ट हो जाएँगी वो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें लेने का। तो यही तो एक्सपायरी डेट है कि उसे काम में नहीं आ रही है वो, वो लाभप्रद नहीं है वो जी, इतनी। जी, जी, जी। वो अपना प्रभाव को क्षीण कर लेती है, हुँ, खत्म कर लेती है एक निश्चित समय के बाद। तो हमारे मन में यदि इस तरीके की अवधारणा है जी, कि 2 प्रकार की अवधारणा को प्रमुखता से हमने चर्चा के विषय में जोड़ा है, कि जैसे एक तो हम यही कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक औषधि है कि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और दूसरा कहते हैं भई कोई बात नहीं, खा के देख लो, आयुर्वेद है, कोई नुकसान थोड़ी करेगा। तो यहाँ भी एक बात सामने आई है कि भई हम बिना प्रकृति को जाने और बिना रोग को जाने यदि किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन करते हैं तो उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को, धारणा को हमें निश्चित या सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि भई ऐसा नहीं होगा। तो बिना किसी बीमारी के अगर कोई औषधि लेते हैं कि ये शरीर या प्रयोग का विषय नहीं है। ये मनुष्य देह बेहद दुर्लभ देह है। तो हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। हम भी आपसे यही गुज़ारिश करेंगे कि अपने संबंधित जो भी चिकित्सक है उसके परामर्श के बाद ही दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि काफ़ी लुभावने पोस्टर होते हैं, जो कुछ ऐसी यौन दुर्बलता की है यदि हम चर्चा करें, तो लोग व्यापक तौर पे चर्चा करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए वो स्वयं ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से इस तरीके के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे कहीं न कहीं वो उपचारों का निराकरण तो दूर और ज़्यादा गंभीर समस्या पैदा कर लेते हैं। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और मैं गुज़ारिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि कोई ऐसी 3 प्रमुख बातें बताएँ जो आपको लगे कि ये आम जनमानस को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में धारण करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ज़रूर बताएँ ताकि हमारे दर्शक इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, एक निरोग्य तौर पे वो रह सके, तो कुछ ऐसी अपनी ज्ञान उनको प्रेषित कीजिए। हाँ, ठीक है, देखा जाए तो वैसे बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। जी, जो मैं अब बताने वाला हूँ उनके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ इसी वीडियो में। तो अब फिर से मैं आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आपको अपने इस जीवन शैली में लानी चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहला है आपका आहार। आहार जो आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खाएँ ताकि आपका शरीर अच्छा बने, ताकि आपकी डाइजेशन अच्छी रहे और ताकि आपके रस से रक्त मांस आदि जो धातुएँ हैं, वो अच्छी बन सकें। और दूसरा है कि हमारा विहार। विहार में मैं आपको बताऊँगा कि हमें योग करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। और तीसरा मैं आपको बताऊँगा जो आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या और ऋतुचर्या है, उसका जल्दी से अपनी जो जीवन शैली है उसे उपयोग में लाएँ। क्योंकि जो दिनचर्या आयुर्वेद में बताई गई है, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर आप बीमार पड़ेंगे नहीं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। और अच्छा जीवन आप बिता पाएँगे, एक लंबी आयु आपकी होगी। तो आहार, विहार, दिनचर्या इन सब चीज़ों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय आयुर्वेद।
तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन, जिन्होंने काफ़ी व्यापक और विस्तृत चर्चा हमारे साथ की है। हमें विश्वास है निश्चित तौर पर आप अपना ज्ञान भी संवर्धन करेंगे और साथ में साथ जो बातें बताई गई हैं उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। तो हम यही गुज़ारिश करेंगे, देखते रहिए मंथन टॉक्स, क्योंकि हम हर एक नए एपिसोड में आपके सामने पेश होते हैं, एक ज्ञान की एक नई धारा लेकर, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें।